जी, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। वीवर्स, आज एक मरतबा फिर हम आपके लिए सियासी प्रोग्राम लेकर आए हैं, एक सियासी टॉक शो है जिसमें हम एक नए मेहमान को दावत दी है। एक नए इलाके के मेहमान हैं, आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है। ज़िला मुजफ्फराबाद है। शाह नवाज मुगल इनका नाम है। इनका पेशा इंजीनियर है। इंजीनियर शाह नवाज मुगल इनका नाम है मुकम्मल। तो आज हमने इनसे दावत दी है ताकि हम आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करें, इनसे पूछें कि आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं वो इस वक्त कैसे जा रहे हैं। तो आए बगैर वक्त ज़ाया करते हुए इनके पास चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। आप सुनाए, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जी, शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला है। सबसे पहले हम आपसे जो सवाल पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है। तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कैसे हालात हैं? क्या आज़ाद कश्मीर में जो हालात हैं वो यानी कि दूसरे पाकिस्तान के इलाकों से मुख्तलिफ हैं, पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में, या उधर भी महंगाई है? तो आप इस पे रोशनी डालें। सर एक्चुअली इस चीज़ को मैं एक जनरल तनाज़ुर में बयान करना चाहूँगा। बेसिकली पाकिस्तान की सियासत और कश्मीर की सियासत में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हमारे यहाँ लोकल सतह की सियासत ज़्यादा हो रही है। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत का सेटअप बन चुका है यहाँ पे, जी। और लोकल सतह पे अपने अपने दायरा कार के अंदर तमाम मिनिस्टर्स की कारकर्दगी बेहतरीन जा रही है और हम लोग सेटिस्फाइड हैं इमरान खान की पॉलिसी से, इमरान खान के विजन से। बेसिकली जो नौजवान लोग हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर जी। है, एट द सेम टाइम वो लोग इमरान खान की सोच के साथ खड़े हैं। जैसा कि मैं हूँ और मेरी तरह के बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो इमरान खान की सोच के साथ खड़े हैं। हालात टफ हैं, महंगाई यहाँ भी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा महंगाई है। जी। अब जो महंगाई है बेसिकली उसका कसूरवार सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होती, जी। बेसिकली अवाम को भी अपना किरदार अदा करना पड़ता है। तो हम लोगों से जहां तक हो रहा है, इमरान खान का साथ भी दे रहे हैं, अपने मिनिस्टर्स का साथ भी दे रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। नहीं, मिसाल के तौर पे आप क्या समझते हैं कि वर्कर को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए कि महंगाई कम हो? जैसा कि आप कह रहे हैं जी, हमें भी कुछ करना चाहिए अमली काम। सर एक्चुअली अवाम का किरदार ये बनता है कि यहाँ पे नाजायज मुनाफाखोर, जखीरा अंदोज, ये जो माफिया है ना, बेसिकली इन्होंने कैप्चर कर रखा है गवर्नमेंट्स को। जी। अब जैसे मैं गढ़ी दुपट्टा से मेरा ताल्लुक है। अब मैं वहां के बाजार में अगर मैं 10 दुकानों से कोई चीजें खरीदता हूँ जी। तो 10 दुकानदारों के अलग रेट्स हैं। अब अगर जी। मैं कोई उनसे बार्गेनिंग करता हूँ या कोई भी बात करता हूँ तो वो लड़ाई झगड़ा करने पे आते हैं। जी। अब यहाँ पे किरदार, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना किरदार अदा करती है, अब जिस दिन एडमिनिस्ट्रेशन विजिट कर रही होती है उस दिन अगर आप कोई चीज खरीद रहे होंगे ना, तो वो आपको नॉर्मल रेट्स पे भी मिलेंगी, वो जी। अच्छी क्वालिटी की भी मिलेंगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जैसे लोगों को, नौजवानों को ये किरदार अदा करना चाहिए कि जहां पे भी कोई ऐसी चीज हो मनफी, उसे हाईलाइट करें और एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करें और ऊपर तक बात पहुंचाएं ताकि इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ये हमें करने की इतनी जरूरत नहीं जितनी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है ये काम करने की। वो सादा लिबास में आए, चेक करें, चेक एंड बैलेंस करें कि हमारा आम लोगों ने तो पिसना ही है महंगाई में। अगर वो होके चले जाते हैं, वो क्यों वर्दियों में आते हैं चेक करने? आम लिबास में आए, चेक करें, जो ज्यादा रेट हाई करते हैं उनको जुर्माना वगैरह करे। क्या आप ये नहीं लगता कि अगर फिर गवर्नमेंट पे ही बात आए तो एडमिनिस्ट्रेशन वो अपना काम नहीं सही कर रही, फेल हो चुकी है, फिर बात उधर ही आ जाएगी, गवर्नमेंट पे ही आ जाएगी। पर एक्चुअली मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इमरान खान की गवर्नमेंट में 25-25 रुपए डीजल और पेट्रोल सस्ता हुआ था। जी। अब पेट्रोल माफिया ने हुकूमत के साथ टक्कर लगा ली कि हम नहीं बेचेंगे जी सस्ता। इन्होंने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए। अब ये अवाम लाइनों में लग के 1.5 लीटर वाली बोतल 300-300 रुपए में खरीद रही है। जी। लेकिन इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि उनसे पूछे यार कि पेट्रोल आपने कैसे खत्म कर दिया, उधर से ये बेच भी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन चीजों में अवाम को साथ देना चाहिए। अब आप देखें जी, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। अगर 10 रुपए बढ़ रही है, किराए भी बढ़ रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें 50-50 रुपए एक एक किलो के साथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन अवाम क्या है, खरीद रही है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी पेट्रोल वालों का एक हड़ताल हुई थी,
जी, पेट्रोल या ऑयल एसोसिएशन की एक हड़ताल हुई थी। इन्होंने हड़ताल से एक रात पहले इतनी हाइप क्रिएट की है कि एक पंप पे एक एक पंप वाले ने करोड़ों रुपए कमा लिया है एक एक रात में। अब जी, सुबह फिर हड़ताल भी नहीं हुई, जी, अपने मामलात भी उन्होंने मनवाए। तो मेरा ये मानना है कि अगर पेट्रोल फॉर एग्जांपल पेट्रोल की एग्जांपल ले लेते हैं, महंगा हो रहा है, तो मैं तो ये कहता हूँ अगर 2 या 3 दिन के लिए हम लोग बाइकाट करते हैं तो क्या होगा। टमाटर अगर महंगा हो रहा है तो मैं अगर 10 दिन नहीं खरीदूंगा तो क्या होगा। नहीं ये देखिए। चीजें अगर आपने आगे चलना है तो मुझे, मैं यकीन से कह रहा हूँ आपको कि इस तरह आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैंने किया, अपनी मिसाल दे रहा हूँ आपको कि मैंने टमाटर का बाइकाट कर दिया, प्याज का बाइकाट कर दिया। इस टाइम आपका सिलेंडर एलपीजी वाला बहुत महंगा है, मैंने बाइकाट किया है, लकड़ियां इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी, अपनी प्रोडक्शन पे तो जा सकते हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर सकते। आज से 10 साल पीछे चले जाएं आप, 15 साल पीछे, जी, मकई अपनी हो रही थी, गंदम अपनी हो रही थी, सब्जियां अपनी हो रही थी, दालें अपनी हो रही थी। अब कोई भी अपना नहीं उगा रहा। जी। टोटली हम लोग मार्केट पे डिपेंडेंट हो गए। अब जब आप टोटली मार्केट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे एक सुई तक के लिए, तो आप सोचे ना फिर आप कैसे कह सकते हैं कि महंगाई कम होगी। अच्छा चले, सवाल को थोड़ा तब्दील करते हैं, ये भी फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे ही बात आ जाएगी कि उनको चेक एंड बैलेंस। चले जी जी। बताएं, पिछला दौर शायद पीएमएलएन का था। पीएमएलएन का था हमारा पिछला दौर। पीएमएलएन का था, उसमें महंगाई भी इस लेवल पर नहीं थी। इतने डीजल पेट्रोल के रेट भी नहीं थे, 76 के अराउंड थे। ठीक है, बिजली के यूनिट में भी कमी थी। तो वो फिर क्यों बुरी थी? अब तो रेट डबल है, डॉलर भी जो है 180, 180 185 पे चला गया है। उस वक्त डॉलर 103 पर, 100 पर लेके आए हुए थे। तो फिर वो बुरी कैसी हुकूमत है पीएमएलएन की, और ये कैसे अच्छी है? सर देखें ना, अगर वो लोग डॉलर को कम उन्होंने रखा हुआ था, कम रेट्स पे डॉलर था, फिर आपका रेवेन्यू क्यों नहीं जनरेट हो रहा था, आपकी टैक्स कलेक्शन क्यों नहीं बढ़ रही थी, फिर एक आम बंदे की जिंदगी क्यों नहीं बेहतर हो रही थी। अब यहाँ पे बात जो समझने वाली ये है कि इट वाज एन आर्टिफिशियल टैक्ट्स कह सकते हैं आप। यानी कि मुझे भी अपने तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आर्टिफिशियली इन्होंने कंट्रोल की हुई थी हर चीज। चले, महंगाई नहीं थी। अब इमरान खान की हुकूमत में और पिछली जो नून लीग की हुकूमत है उसमें फ़र्क ये है कि उन लोगों ने, मेरे नज़दीक जो मुझे लग रहा है, उन लोगों ने कौम की अखलाकियात को नीचे गिराया है। जी, अब आप देखें ना, पहले एक माशरा सेट होता है। अगर जी, आपकी एक कौम है, उसी कौम को आप कानून के अंदर लेके आएंगे ना। यहाँ पे जी, आप देख लें, गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग। बेसिकली एक एथिकल माशरा डेवलप करना है, तो उसके लिए मेरे नज़दीक अभी हमें जो है ना कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। ऐसे तब्दीली नहीं आ सकती। अच्छा चले, एक और सवाल में से सवाल निकलते आते हैं। वैसे मैंने सवालात तो और तैयार किए थे। मुझे आप बताएं, आप कहते हैं उन्होंने अखलाकियात को तबाह किया था, अखलाकियात का जनाजा निकाला था। वो ही लोग जो पीएमएलएन में थे, पीपीपी में थे, वो छलांग मार के पीटीआई में आ गया है। तो इधर आके वो कैसे सही हो गया? मुझे इसका जवाब भी दीजिएगा मुझसे, फिर आगे चलते हैं। सर एक्चुअली ये है ना, जी, अब मैं इस बार हम नौजवानों ने यहाँ पे कंपेन चलाई कि हम एक नौजवान बंदे को लेके आएंगे। मैं अपने सेक्टर की बात कर रहा हूँ जी, पॉलिटिकली, जो जी, मेरा हल्का नंबर 4 है। जी, जैसे चौधरी मोहम्मद रशीद साहब हैं हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जी, मिनिस्टर पीएनडी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उनके लिए अब हमने ये किया कि हमने नौजवानों को आगे लाने की कोशिश की। अब जी, नौजवानों को आगे लाने के लिए हमें पहले, हमने बहुत स्ट्रगल की, जी, लेकिन लास्ट पे जाके जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो इन हुए और नए लोगों को बैक फुट पे डाल दिया गया। अब जी, ये है, अब उसका कसूर सिर्फ ये पॉलिटिक्स नहीं है, उसका कसूर हमारा माशरा भी है ना। उसका कसूरवार मैं भी हूँ, मेरे घर वाले भी हैं। यहाँ पे जो लोग, जिन लोगों को हमने मोटिवेट किया, जिन लोगों को हमने बताया है कि इमरान खान का विजन क्या है, ये नौजवान क्या सोचते हैं, ये कैसे चेंज लाई जा सकती है अखलाकियात के अंदर, सियासत के अंदर, नए लोगों को इन होना चाहिए, जिन लोगों को हमने तैयार किया वही लोग उनकी झोली में जाके बैठ गए। जी, अब एक्चुअली सबसे बड़ी चीज जहन साजी है। इस माशरे के अंदर पहले लोगों की जहन साजी करनी पड़ेगी कि एक्चुअल चेंज है क्या। आप कैसे दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। आप मुझे बताएं ना, दुनिया की बाकी कौमें किस तरह अरूज पे गई हुई हैं, अच्छी कौम से अच्छे लोग निकल रहे हैं। अब इमरान खान को इस सिस्टम के अंदर जाने के लिए आप बताएं ना, क्या सहारा नहीं लेना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है मेरे नजदीक कि जी। सिस्टम के अंदर जाके इस सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। इसलिए इमरान खान ने उन लोगों का सहारा भी लिया है। अब आगे देखते हैं कि इंशाल्लाह ताला क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं अच्छा इमरान मुझे खान साहब। एक बात बताएं,
यही लोग लूटने वाले थे, मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले थे, यही कैसे इमरान खान के साथ मिलकर मुल्क ठीक करेंगे। सर अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, जी। हमारा मुल्क बेसिकली कैप्चर्ड है। जी। अब आईपीपीज की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं जो, जी। अभी इन्होंने उनका फोरेंसिक ऑडिट करवाया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी मैं आ रहा हूँ उस नजर में। फोरेंसिक ऑडिट करवाया, फिर पता चला जी सर्कुलर डेट बहुत बढ़ रहा है। नदीम बाबर साहब हैं, रजाक दाऊद साहब, जो भी हमारे आईपीपीज हैं, जी। उनसे इनकी मुलाकातें हुई, मीटिंग हुई। इन्होंने कहा जी कि एक की 50 मेगावाट की कंपनी है बिजली की, और 20 मेगावाट प्रोड्यूस हो रही है, 30 मेगावाट प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, जी। क्योंकि आगे हमारे पास खपत नहीं है बिजली की। जी। अब उन्होंने ये कहा जी कि हम आपको 20 मेगावाट की पेमेंट करेंगे। इन्होंने कहा नहीं जी, हमारा तो मायदा हुआ हुआ है कि 2030 तक हम लोग तो पूरे 50 मेगावाट की लेंगे। अब आप बताएं ना, कैसे इमरान खान चल सकता है? अब अगर इमरान खान इन लोगों के खिलाफ कोई स्टेप ले रहा है, तो ये लोग जमगठों की सूरत में उन लोगों को फूल बरसा रहे होते हैं, कभी पत्थर लेके अदालतों में जा रहे होते हैं। तो आप सोचें ना, यहाँ पे किरदार अवाम का ही बनता है। जब तक अवाम ये नहीं समझेगी कि इम्प्लीमेंटेशन कानून की ऐसे होती है, तब तक बड़ा मुश्किल है काम। अच्छा, मैं आप चूंकि पीटीआई को पसंद करते इसलिए मैं सवाल सख्त से सख्त करता जा रहा हूँ, वगरना मैं नहीं करता। सवाल एक है कि इमरान खान साहब जी जी कहते थे अगर ऊपर वाला बंदा ठीक आ जाए, ईमानदार आ जाए, नीचे वाली जी टीम जी को वो ठीक कर लेते हैं। लेकिन काम उल्टा हो गया है। नीचे वाले जो लोग थे, जो नीचे वाली माफिया थी, उन्होंने इमरान खान को ही उड़ा के रख दिया। इस वक्त उन्होंने इमरान जी खान का जो है ना विजन है, सारा कुछ उड़ा के पीछे फेंक दिया। महंगाई, मसनूई महंगाई, मसनूई डीजल बहरान, मसनूई चीनी का, मसनूई खाद का, मसनूई आटे का। तो अब वो विजन किधर गया फिर? अगर आप कहते हैं जी इमरान खान के विजन, वो तो कहते थे मैं ऊपर आके कप्तान ठीक हो तो टीम ठीक करेगा। तो क्या बनेगा फिर अब उस बात का? अब तो उसको ठीक करना चाहिए। हम लोग कितने ठीक हो, वो खुद ठीक करे ना। एक्चुअली इमरान खान, बेसिकली इमरान खान सबसे एक मिस्टेक हुई है ना, जब वो इस बार इलेक्शन लड़े, या जो भी 21 साल की उनकी स्ट्रगल है, जो मेरे नजदीक जो उन्होंने मिस्टेक की है वो ये है कि जो उन्होंने नारे या मंशूर रखा है ना, जी। वो ठीक रखा है। लेकिन जो उसकी टाइमिंग्स बताई है ना, वो गलत है। जैसे कि 90 दिन में हम ये कर देंगे, 100 दिन में हमने ये कर देना है, 1 करोड़ नौकरियां निकाल लेंगे, 50 लाख घर दे देंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, जी। पॉलिसीज बनाई हैं, लेकिन वो पॉलिसीज टाइम कंज्यूमिंग है। जी। अभी अगर आपने मुल्क को लॉन्ग टर्म चलाना है, तो आपको फिर बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी, बहुत सारे नाकदीन जो मुस्बत तनकीद करने वाले लोग हैं या पॉलिसीज को सराहने वाले लोग हैं, वो आज भी यही कह रहे हैं जी कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं इनकी, लेकिन इनका असर आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद जाके मिलना है। जैसे कि आपका एहसास प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। एहसास एंटरप्रेन्योरशिप है। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है आपका। अच्छा, कफालत प्रोग्राम है आपका। गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम है आपका। कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम है आपका। अभी जो उन्होंने आपके आईटी सेक्टर और फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स वो फ्री कर दिया है, ये पॉलिसीज हैं। आप दो नजर में अगर देखना चाहें तो दो रुख, दूसरा रुख भी देखें ना। अब गलती है थोड़ा सा, गवर्नेंस का प्रॉब्लम है सारा, जी। क्योंकि कुछ इस तरह के लोग इनके साथ भी आके बैठ गए हैं, जिन्होंने इनका पट्टा गोल कर दिया। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं, तो अभी इमरान खान साहब को बोल्ड स्टेप इन्होंने ले लिए हैं। अब मेरा मशवरा उनसे यही है कि अब सियासत करें। वैसे अब ये टाइम है। जो सवालात मैं आपसे कर रहा हूँ, वैसे आपसे करने के तो नहीं है, ये इमरान खान से करने जी वाले हैं। क्योंकि अब हमारा उनसे राब्ता नहीं होता, चले आप ही सही, आप भी अगर जवाब देना चाहें। देखें बोल्ड स्टेप क्या लिए हैं। जिस जहांगीर तरीन ने चीनी को जो है महंगा करके उससे फायदा, जिस आज उसी से जफियां डाल रहे हैं, जिन चौधरियों के ये खिलाफ थे, आज उन्हीं से मिल के आ रहे हैं। आज की रिपोर्ट है। तो क्या बोल्ड स्टेप लिए? जो जितना तगड़ा होता है वो उतना ही ज्यादा उसको जफियां डलती है, जो जितना मस्कीन होता है, माड़ा होता है, उसको उतनी जेलों की काल कोठरियों में फेंक दिया जाता है। तो ये क्या बोल्ड स्टेप है? ये बोल्ड स्टेप है? अगर जवाब देना चाहे तो। नहीं नहीं, मैं जवाब देना चाहूंगा इसका। बेसिकली ये जी। है ना, अब इमरान खान के पास क्या ऑप्शन होना चाहिए। अब उसके जो भी मुखालिफिन हैं, उन्होंने उनकी ज़ात पर भी हमले किए, उसकी सियासत पर भी हमले किए। जो भी था, एक 21 साल स्ट्रगल थी जिसको इन्होंने कहा जी कि ये, अभी वो कह रहे हैं कि कोई कह रहा है यहूदी एजेंट है, कोई कह रहे हैं जी कश्मीर इन्होंने बेच दिया है। जो भी इन्होंने एलिगेशन लगाए इमरान खान साहब पे,
जी। अब एक्चुअली इमरान खान साहब के पास रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि जो आपके पास अवेलेबल स्टफ है ना, उसी स्टफ में से आप लोग उठाएंगे। अब आप देख लें, एक चपरासी से लेकर ऊपर तक तो सारी करप्शन में लथपथ हैं। अब वहां से कैसे अच्छा बंदे निकलेंगे? तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जहांगीर तरीन, फॉर एग्जांपल, कि जहांगीर तरीन इनका साथी है, करप्शन का एलिगेशन लगा था उस पर, तो उन्होंने तहकीकात करवाई है। अब इन्होंने तहकीकात करवाई है, लेकिन सिस्टम इनको फिर मजबूर कर रहा है कि आप इनके बगैर नहीं चल सकते। तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स करनी है सिस्टम के अंदर, उन्होंने अगर नहीं रहना तो फिर तो वो छोड़ देंगे इनको। अब सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर नहीं रहेंगे तो ये जो आपने पॉलिसीज बनाई हैं, कल कोई और इनका फल ले लेगा। हाँ, ले ले, लेकिन वो लोग मेरे नजदीक, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे भी 34 साल मेरी एज होगी, और इस एज के अंदर मैंने कभी भी उनसे कोई भी मेरी बात भी नहीं सुनी। उनके जो वोटर सपोर्टर्स हैं वो भी जस्ट सरसरी नारे ही लगाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सिस्टम के अंदर अगर उन्होंने रहना है तो ये सारा लेना पड़ेगा। उसके अलावा चारा कोई नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी कौम है ना, कौम, इसे मैं बेसिकली अपने तौर पे कौम नहीं कहता, इसमें टोला कहता हूँ, टोला। ये जो टोला है ना, ये सपोर्ट ही सरमायादार को करता है, गरीब बंदे को सपोर्ट ही कोई नहीं करता यहाँ पे। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरे नज़दीक बोल्ड स्टेप जो हैं वो ये हैं कि आप गवर्नमेंट को छोड़ें, अवाम से खिताब करें, जी ये गवर्नमेंट, ये जो निज़ाम है मुझे चलने नहीं दे रहा, मैं इस निज़ाम के तहत नहीं चल सकता, मैं ये निज़ाम होगा तो चलूंगा, ये बोल्ड स्टेप है। मैं इस निज़ाम में रहते हुए नहीं करप्ट को बार बार जफ्फियां डालनी है, इस निज़ाम से हट कर मैं आम आवाम को भी लीडर बना सकूं, मेरे नज़दीक बोल्ड स्टेप ये है। बहरहाल हम आगे चलते हैं। अच्छा, आप बताएं, आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है वो इस वक्त कितनी खुश है, वो क्या क्या सोचते हैं इस वक्त जो मौजूदा जमहूरियत है, इमरान खान की गवर्नमेंट है, क्या वो डिफरेंट सोचते हैं या वो सोचते हैं इनके साथ ही रहना? आपने इज्तिमाई जो विजन है बताना लोगों का, क्योंकि आप उधर के हैं, आप उधर रहते हैं। तो आजाद कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में? क्या फ्यूचर में जो महंगाई है ये कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, अच्छे काम होंगे या नहीं होंगे, क्या कहते हैं आप? सर एक्चुअली आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है ना, वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि लोकल सतह की सियासत बन चुकी है। जी। अब हर सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ बरादरीज हैं, बरादरियां हैं मुख्तलिफ। अब जैसे यहाँ पे ज्यादा ट्रेंड ये है कि मुगल मुगल को वोट दे रहा होगा, अवान अवान को दे रहा होगा, अब्बासी अब्बासी को दे रहा होगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अब्बासी, मुगल, अवान, राजा, जो भी बहुत सारी बरादरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। एक्चुअली इमरान खान ने इस कौम को बेसिकली जो नजरियात दिए हैं, या जो विजन, या वो आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म सोच दी है, उसके ब्याह पे जो नौजवान तबका है जी। वो अभी तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। जी। अलबत्ता जो ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की भी है जो इस टाइम खौफ में है कि अगर इमरान खान साहब ने महंगाई को कंट्रोल ना किया, जी। बेसिक चीज, चूंकि इमरान खान साहब ने एक गलती की है, मैं उन्हें बार बार ये कहता हूँ, उनसे चलो मेरी बात तो नहीं हो सकती, अगर इस प्लेटफॉर्म से मेरी वहां पहुंच सकती हो बात, जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कैटेगराइज करें आवाम को। आपने जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी थी वो आपने बना दी हैं। अब गरीब बंदे की तरफ आने वाला वक्त है। अब आवाम को कैटेगराइज करके आवाम को जो है ना, आप खुशहाली की तरफ लाएं, इस आवाम को सहूलतें दें, महंगाई को कम करें। सिर्फ महंगाई ही सबसे बड़ा इशू है, बाकी तमाम पॉलिसीज जो है ना, इंटरनेशनल लेवल पे भी वो बता रहे हैं कि अच्छी पॉलिसीज बना रहे हैं। और बाकी जो आपने पहले बात की थी एक बोल्ड स्टेप की, तो मैं आपकी बात से वो एग्री करता हूँ कि ये बोल्ड स्टेप होना चाहिए, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिसका जिक्र किया है कि वो कहें जी ये सिस्टम ऐसे नहीं चलने दे रहा। इस तरह आवाम भी इमरान नहीं, खान साहब के ये साथ आ क्यों सकती नहीं है, ये मैं खड़े कहता रहते, हर बात अवाम को बताते, भाई मेरे साथ ये कर रहे हैं, मुझको चलने नहीं दे रहे, आज मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे दोबारा जहांगीर तरीन को जपियां डालनी पड़नी है, मुझे सुभाष, ये क्यों नहीं बताते आके, क्यों गुने? पहले तो कहते थे मैं हर हफ्ता आकर लोगों को बताऊंगा, हर महीना में आपको रिपोर्ट दूंगा, वो बातें बातें ही रहे। बहरहाल चले, बोल्ड स्टेप लेने बड़े मुश्किल होते हैं। एजेके में जो पॉलिटिक्स का ट्रेंड है ना, ये लोग वफाक के ट्रेंड को देखते हैं। अब वफाक के अंदर जो गवर्नमेंट आएगी ना, तो यहाँ पर ज्यादातर अवाम जो है वो, क्योंकि वो वफाक के साथ ही जाएगी, क्योंकि जब से सियासत नजरियात से हट के मफादात की सियासत हुई है ना, जी। तो तब से ये ट्रेंड फॉलो होने लग गया है। पहले हमारी एक रियासती जमात हुआ करती थी, अब भी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। लेकिन अभी जो है ना, अभी इस गवर्नमेंट में शायद उनकी एक ही सीट है टोटल। जी। सरदार अतीक रहमान साहब जो हमारे गुज़श्ता प्राइम मिनिस्टर भी थे,
पिछले एतवार में। तो अभी ये लोग इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं और ज्यादातर जो है बरादरी सतह पे इलेक्शन होता है। अब चूंकि इमरान खान साहब की वजह से कुछ नौजवानों के अंदर कुछ नजरियात, ये जो भी लॉन्ग टर्म सोच डेवलप हुई है, उसे देख के ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई स्टेप ले लें नौजवान कि नए लोगों को आगे ले आए। तो मेरा भी यही है कि जाती राय यही है कि नए लोगों को आगे आना चाहिए, और मेरी कौम से भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज नए लोगों को सपोर्ट करें। चले अब आपसे थोड़े सवालात तब्दील करते हैं। आपसे कुछ सवालात, क्योंकि आप आज़ाद कश्मीर के हैं, मकबूजा कश्मीर के ना पूछें तो ये भी प्रोग्राम नामुकम्मल होगा। अगर आप जवाब देना चाहें, आपकी मर्जी है। इंडिया ने जो फैसला किया है मकबूजा कश्मीर को जो अपने अंदर मिला लिया, अपने नक्शे का हिस्सा बना लिया, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसका कोई हल है, या ये आहिस्ता 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 जो आवाजें उठ रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी दिन ब दिन? इस बारे में अगर आप व्यू देना चाहें। सर एक्चुअली इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक चीज है, आप बेहतर समझते होंगे। पाकिस्तान ने काफी हद तक कोशिश की है कि इंडिया के जो उसका 5 अगस्त का जो स्टेप था, जिसमें 370 और 35A का जो उन्होंने जी। वो अपने कानून में चेंजिंग की है, और उसकी जो कानूनी हैसियत थी, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको उन्होंने उस अपनी यूनियन टेरिटरी में शामिल करने के लिए जो भी जी। साजिशें की हैं, अभी इंटरनेशनली हम लोगों ने या ओवरऑल कश्मीरी अवाम ने या एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज को। लेकिन जो हमारे नजदीक जो अभी कश्मीर के हालात लग रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो डायलॉग से ये कोशिश करेंगे। ये जी। मेरी जाती राय है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा। डायलॉग से कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि डायलॉग से ये मसला हल हो सके। क्यों? एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान है। अगर गिलगित बल्तिस्तान सूबा बन जाता है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टांस वीक हो जाएगा। जी। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को मिला के एक आज़ाद पूरी कश्मीर की एक रियासत है। अब अगर इस तरह भी ये कह रहे हैं, हम अबूरी सेटअप दे रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान को, और अबूरी सेटअप में ये है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी कौमी असम्बली में, और आपका जो ओरिजिनल स्टेटस है वो वही रहेगा, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही कश्मीर का फैसला होगा। अभी आप बताएं ना कि जी कश्मीरी अवाम इस फैसले के हक में है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाए पाकिस्तान का, या इसके हक में नहीं है? आप अपना व्यू दें, कोई ऐसी बात नहीं है, जो होना है वो तो होना है। हमने अपनी एक राय है, ठीक है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। आप अपनी राय दें कि क्या होना चाहिए सर कश्मीर के एक्चुअली हक में। जो कश्मीरी अवाम है ना, मैं अभी आज़ाद कश्मीर की बात करता हूँ। आज़ाद कश्मीर में कश्मीर इशू के हवाले से जो है ना, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। अब आप अगर रावलाकोट, बाग, पलंदरी, कोटरी वाली साइड पे चले जाएं तो आपको नेशनलिस्ट लोग मिलेंगे। यानी दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं यहाँ पे। एक खुद मुख्तारी वाले लोग हैं जिन्हें नेशनलिस्ट कहा जाता है, और एक जो कह रहे हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दो नारे लग रहे हैं। अब इसी तरह मीरपुर उस साइड पे चले जाएं तो आपको मिक्स लोग मिलेंगे। अब ये जो मुजफ्फराबाद है जो आपका कैपिटल है, ये जस्ट एक कॉलोनी है, यहाँ से मुख्तलिफ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आके बसे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मिक्सअप है, बेसिकली एक डिवीजन है। और जब तक ये डिवीजन खत्म होकर किसी एक स्टांस पे नहीं आती ना, तब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं हो सकता। ये जी। सिंपल है यहाँ पे फार्मूला। और अगर बाकी पाकिस्तान डेफिनेटली कश्मीर पाकिस्तान की शरह का कायदे रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया है, तो ठीक फरमाया होगा उन्होंने, क्योंकि वो बेहतरीन लोग थे। और वो गाग लोग थे, गाग यानी जी। मुस्तकबिल अल्लाह पाक ने उन्हें सलाहियत दी थी कि वो मुस्तकबिल देख सकें। तो ओवरऑल ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जब तक खत्म नहीं होते ना, किसी एक स्टांस पे आना पड़ेगा कश्मीरियों को, तब जाके। अभी डिफरेंट लोग, अभी कुछ लोग इसके खिलाफ हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को सुबह क्यों बनाया जा रहा है, जबकि मेरे नजदीक मुझे लगता है कि उन्होंने अबूरी सेटअप देना है। उन्होंने ये बल्कि ये बयान भी दिया है, वजारत खारजा की तरफ से ये बयान भी आया है जी कि हमारा जो आपका ओरिजिनल स्टेटस है वो एज पर वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उनके हिसाब से ही आपका फैसला किया जाएगा। तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। चले मैं आपसे मजीद मुश्किल सवाल करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की अगर जो इज्तिमाई सोच देखी जाए लोगों की, या मकबूजा वो सोचते हैं कि अल्लाह करे, मेरी भी दुआ है कि मकबूजा कश्मीर आज़ादी मिले उनको, और फिर आज़ाद कश्मीर और जो मौजूदा मकबूजा कश्मीर है इनके लोग मिलकर एक आज़ाद रियासत बनाएं, यही सोच है ना? अब सवाल ये जी है, डिफिकल्ट सवाल है, आप अगर जवाब देना चाहें फिर आप पे ही है। अगर खुदा ना ख्वास्ता जिस तरह के इतने 70-80 साल गुजर गए हैं, उनको आज़ादी नहीं मिल रही, और मजीद 100 साल, 1.5 साल, या अल्लाह करे, मेरा तो ये ख्वाब है कि कल ही कश्मीर को आज़ादी मिले,
ठीक है, अगर नहीं मिलती तो क्या आप जो आजाद कश्मीर की जो अवाम है वो इसी सूरत हाल पे चलना चाहेगी जिस पे चल रहे हैं, या एक आजाद सूरत हाल पे रहेगी, या कोई और? इस बारे में अगर जवाब देना चाहें तो क्या आप पसंद करेगी? एक्चुअली मैंने वही बयान किया अभी थोड़ी देर पहले कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं लोगों को, या तो लोग खुद डिवाइड हुए हैं या डिवाइड किया गया है। अब जी। ये मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली ऐसा कैसे हुआ है। अब डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं कुछ लोग। मेरे नजदीक जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वो इंडिया के हक में चला जाए, गिलगित बल्तिस्तान अगर सूबा बन भी जाए, तो एजे के अभी इसके लिए आपको टाइम बहुत लगना है। हो सकता है ये पाकिस्तान के साथ शामिल होने के लिए तैयार भी हो जाएं सारे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, लोगों को ये जहन बनाने पड़ेंगे। जस्ट लाइक आप देख लें अफगानिस्तान के अंदर वो लोग कह रहे हैं जी हम लोग शरीयत नाफिज करेंगे, जबकि 2001 और 2021-22 के अफगानिस्तान में फर्क है ना। अभी 20-21 साल उन लोगों की जहन साजी लिबरलिज्म की तरफ की गई है, जिसमें लोगों का जहन चेंज है। अब आप फोर्सफुली किसी चीज को अप्लाई नहीं कर सकते उन लोगों पे। वही इधर भी है। अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ शामिल होगा तो पाकिस्तान को कश्मीर के हवाले से अपनी पॉलिसियां अच्छी बनानी होंगी। जैसे कि कश्मीर के अंदर बेरोजगारी है। अब मैं सिविल इंजीनियर हूँ, अब हमारे तमाम तर प्रोजेक्ट्स पे बाहर के लोग काम कर रहे होते हैं, हमें 3 या 4% नुमाइंदगी मिलती है। तो जी। मेरा ये ख्याल है कि इससे पहले की जो हुकूमतें थी उन्होंने अपनी पॉलिसीज कश्मीर के हवाले से ठीक नहीं रखी। जी। अब जिस तरह इमरान खान साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर अगर जिस तरह वो कह रहे हैं कि 5 अरब का पैकेज मिलेगा कश्मीर को, फिर उसमें फलानी फलानी डेवलपमेंट होगी आपकी, अगर वो हो जाती है तो मेरे ख्याल में कि लोगों की जहन साजी भी हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लोग कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी लगेगा और कश्मीर पाकिस्तान का ऐसा भी बन जाएगा। चले, अल्लाह करे ऐसा हो। हम तो यही दुआ करते हैं सुबह शाम कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को जी। आज़ादी मिले। चले, एक और सवाल इस पे ही करते हैं। आज़ाद कश्मीर की तरफ से कोई ऐसा एहतजाज, कोई ऐसा काम हो रहा है मकबूजा कश्मीर के लोगों की आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए, उनको कोई सहूलत मिले? जैसा कि जहां तक मुझे इल्म है अभी तक कर्फ्यू चल रहा है उधर, किसी ना किसी हद तक। तो आज़ाद कश्मीर जी के लोग इसमें क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं जो कर नहीं सकते? इस बारे में अगर आप बताना चाहें। सर, एक्चुअली अगर मैं हूं ना, मैं जी। अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। जी। चाहे वो सोशल मीडिया की हद तक हो या प्रिंट मीडिया की हद तक हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हद तक हो। इसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी जो हमारे जो नेशनल डेज होते हैं, जैसे गुलाम अब्बास कदल साहब का एक डे है, उस पे भी ये लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। फिर इसी तरह 27 फरवरी है, 5 फरवरी है, योम यकजहती। इन तमाम डेज पे वो लोग जो अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं यूएनओ के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। और बाकी भी इनका किरदार आजाद के हवाले से तो कोई क्वेश्चन नहीं हो रही, ना ही ये पॉसिबल है, क्योंकि ये अब जो जंगें हैं ये बेसिकली गन गोली की जंग रही नहीं है, ये इकोनॉमिक जंग है। जी। तो अगर दो ऑप्शन है, पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं तो पाकिस्तान की पॉलिसीज मजबूत होनी चाहिए। एजेके के हवाले से वो पाकिस्तान बेहतर जानता है कि हमने क्या पॉलिसीज बनानी है। अगर इमरान खान साहब ने जो पॉलिसीज बनाई है वो चल गई, कामयाब हो गई, तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा। अब बाकी जो खुद मुख्तारी के हवाले से बात है, तो खुद मुख्तारी के हवाले से हम जो कश्मीरी लोग हैं ना, कश्मीरियों को हकीकी मानों में भी खुद मुख्तार होना चाहिए ना। जी। अब हमारे जो भी सियासतदान आए हैं, मतलब उन्होंने कश्मीर के इशू को सियासत के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया है, रियासत को सियासत के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया उन्होंने अपने मफादात की खातिर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब से नजरियात से हट के मफादात की सियासत हुई है ना, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अब हकीकी मानों में खुद मुख्तार होने का मतलब हमें अपने रिसोर्सेज डेवलप करना पड़ेंगे, अपने रिसोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ेगा, ताकि हमारी इतनी वैल्यू बन जाए कि दुनिया हमें खुद ही कहे यार कि इनको आज़ादी मिलनी चाहिए। चलें, अब लास्ट में कुछ सवालात करते हैं। दीनी पार्टियों के हवाले से, दीनी पार्टियों का कहाँ तक रुझान है आज़ाद कश्मीर में? मिसाल के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, कश्मीर कमेटी के वो रहे हैं बड़े। कश्मीर में बेशक उन्होंने कोई काम नहीं किया, मैं इस पे आप 100% कहेंगे, मैं 1000% मुत्फिक हूँ, और ना उन्होंने कुछ करना था। अभी मेरे ख्याल से कुछ कोई बंदे और हैं। ठीक है, जो भी हैं। दीनी पार्टियों के बारे में क्या रुझान है? क्या कभी दीनी पार्टियां इक्तदार में आ सकती हैं?
या नहीं आ सकती, या अगर वो ये काम करें तो फिर इक्तदार में आएंगी? आप इस बारे में क्या कहते हैं, और कौन कौन सी दीनी पार्टियां ज्यादा मशहूर हैं आपके इलाके में? सर एक्चुअली दीनी पार्टियां हमारे जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना, अभी चूंकि पिछले अरसे में जो पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो वाकया हुआ था, उसके बाद से टीएलपी का ग्राफ जो है ना अप हुआ है थोड़ा। इससे जी। पहले कोई भी दीनी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसका ग्राफ अप हुआ होगा। ये वाहिद पार्टी है टीएलपी जिसका ग्राफ अप हुआ है। अब एक्चुअली जो दीन के लिहाज से, अब मैं आपको इस तरह समझाना चाहूंगा कि सेहत, तालीम और दीन, ये जी। मेरे नजदीक, मेरी पर्सनल राय ये है कि तीन सबसे बड़े बिजनेसेस हैं इस टाइम पाकिस्तान, इंडो पाक आप कह लें, बांग्लादेश का भी कह सकते हैं आप, ओवरऑल। अब जब ये तीन बिजनेस बने, दीन आपका बिजनेस बन गया, सेहत आपका बिजनेस बन गई, तालीम आपका बिजनेस बन गया, तीन बेसिक चीजें जब से पेशा बनी है ना, तब से हमारी जो अखलाकियात, हमारे नजरियात, ये सारी चीजें बैठ गई हैं। जी। अब ओवरऑल मुझे आने वाले वक्त में दीनी जमात कोई भी मुश्किल ही लग रहा है कि कोई कामयाब हो सके। हाँ, टीएलपी हो सकता है कि कुछ ना कुछ सीटें, एक या दो कह लें आप, अगर इसी तरह उनकी कंपेन्स वगैरह चलती रही तो हो सकता है कि वो आगे आ जाएं। बाकी मुश्किल लग रहा है मुझे। कौन सी दीनी पार्टी के ज्यादा नुमाइंदे उधर मुतहर्रिक हैं? फजलुर रहमान साहब है, जमात इस्लामी भी यही क्लेम करती है कि हम दीनी पार्टी हैं, टीएलपी तहरीक लबैक वाले, या अहले हदीस पार्टियां भी हैं, मुतहदा मजलिस अमल भी जब ये इकट्ठी हो, तो किसके ज्यादा एफर्ट नजर आती है कि ये पार्टी ज्यादा कुछ एफर्ट करती नजर आती है, लेकिन जीतती नहीं, एक अलहदा बात है। सर वो आपकी दो पार्टियां इस टाइम नजर आ रही हैं कि दीन के लिहाज से, जिस तरह एक आपकी जमात इस्लामी है जी। और एक आपकी टीएलपी है। मुझे जमात इस्लामी को भूल गया था। ये जी। दो हैं। जमात इस्लामी ने इस बार इलेक्शन भी लड़ा है जी। और टीएलपी ने भी लड़ा है इस बार इलेक्शन, लेकिन उस तरह की उनको नहीं वोट मिल सके। तो ये दो पार्टियां हैं बेसिकली, जो ये लग रहा है कि अगर ये लोग 4 या 5 सीटें ले जाएं, बाकी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी वो दीन के लिहाज से वो हालात नहीं है, साजगार हालात नहीं है। बाकी कुछ पॉलिसीज भी होती हैं अभी रियासत की, सियासत की, वो फिर आपको बेहतर पता है, उस हिसाब से भी काफी फैसले किए जाते हैं। चलें, कोई आप इस प्रोग्राम के थ्रू कोई पैगाम देना चाहें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को, या बड़े लोगों को, या अपने इलाके के बड़े लोगों को, कि ये मुश्किलात आपके इलाके में इस वक्त हैं, खुदारा जल्द से जल्द फौरी बुनियाद पर इसको हल किया जाए? तो कोई ऐसी एक दो आप निशानदेही कर दे जल्दी से। सर एक तो मैं अपने जो यहाँ पे कश्मीर है, जो यहाँ पे डिफरेंट एरियाज है, उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ प्लान्स तैयार किए थे इस बार सियासत में। जो इलेक्शन से पहले हमने कहा था जी कि विलेज वाइज विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाने हैं हमने। अब उन विलेज डेवलपमेंट प्लान से हम लोग गांव के रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेंगे या इलेक्ट करेंगे, जो भी हो, बल्कि सिलेक्ट करेंगे। वो रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करेंगे। छोटे छोटे हब बनाकर हम आगे चल सकते हैं, तब डेवलपमेंट हो सकती है। और दूसरी चीज मैं अपने इलाके के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि काइंडली अपनी प्रोडक्शन पे आए। आज से 15-20 साल पहले हम लोग आटा भी अपना, दालें भी अपनी, चावल भी अपने, यानी कि डालडा, चीनी और इन 3-4 चीजों के अलावा बाकी सारी प्रोडक्शन अपनी हुआ करती थी, दूध, दही, इस चीज तक। मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि काइंडली जमीनें आपके पास पड़ी हैं, उन जमीनों के अंदर जो है ना अपना उगाओ, अपना खाओ तरीक पे आए। और जो गवर्नमेंट है आजाद कश्मीर के अंदर, उससे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जरी शोबे में हमारे जो नौजवान हैं या वो लोग जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा पड़ी हैं, उनको फाइनेंस किया जाए, जी। ताकि वो लोग टारगेटेड जो है ना अपनी प्रोडक्शन कर सकें और मार्केट पे बोझ कम हो। जब मार्केट पे बोझ कम होगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली कम फील होगी। एक चीज और पाकिस्तान के अवाम से मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बड़ी सोच का साथ दें। जी। मुश्किलात जरूर हैं, मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन किसी इनकलाब के लिए, किसी काज के लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं जाती तौर पे कह रहा हूँ, एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करना छोड़ दिए। जब टमाटर महंगा हुआ, टमाटर छोड़ रहे हैं मैंने। जब से इमरान खान साहब ने कहा था कि 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा ले, तो मैंने एक भी खाई है। लेकिन क्या है, मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला कि ये कौम एक अजीम कौम बनेगी। तो अगर अजीम बनना है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज एक बड़ी सोच का साथ दें। मसनूई सोच वाले लोग भी मर जाते हैं और ये सोच भी मर जाती है। ये मेरा पैगाम है आप सबको। और इमरान खान साहब को क्या नसीहत करेंगे, कोई बात कहेंगे, या वो ठीक जा रहे हैं?
उस हमने तो कह दिया एक रोटी खा ले, टमाटर छोड़ दे। इमरान खान साहब को भी कुछ कहे ना, उनको कुछ कहना चाहते हैं कि वो ठीक है। नहीं नहीं, इमरान खान साहब से मैं कहना चाहूंगा, इमरान खान साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आपने बना ली, हम हमें एक्सेप्ट है वो। अब मेरे जैसे बंदे को एक्सेप्ट है हर चीज, महंगाई है ये नहीं है, क्योंकि मैं एक बड़ी सोच का साथ देने वाला इंसान हूँ। लेकिन प्लीज काइंडली आप अवाम को कैटेगराइज करें, जो गरीब अवाम है उसका सोचें। जिस तरह आपने एहसास कफालत प्रोग्राम शुरू किया है, अभी एहसास के जो 12,000 रुपए मिल रहे थे उनको 14,000 कर दिया आपने, वो भी है। जॉब क्रिएशन पे जोर दें, जो आपके बड़े, स्पेशली आपके जो टेक्निकल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को शुरू करें, लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करें। और जो आपके अदारे जैसे स्टील मिल है, पीआई है, जो लॉस में आ रहे हैं, काइंडली कोशिश करें कि उनके लॉस को दूर किया जाए और एक आम बंदे को रिलीफ दें। बस सिंपल सी बात है। अगर आप महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन जानिए आपको कोई नहीं हरा सकता। ये मेरा आपसे, आपको मैं यकीन से कहता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाला, बड़ा मज़ा आया आपकी बातें सुन के। इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में भी आपको तकलीफ़ देंगे, ज़हमत देंगे, मज़ीद किसी दूसरे प्रोग्राम में किसी और भाई के साथ, इसी मौज़ू पे या किसी न्यू मौज़ू पे, न्यू टॉपिक पे। तो अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। तो व्यूअर्स, आपने भाई साहब की, मुग़ल भाई साहब की, इंजीनियर साहब की आपने राय सुनी है। अच्छी लगे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, बुरी लगे तब भी बताइएगा। अगर कोई बात बुरी लगी है तो हम माज़रत ख़वाएँ अपनी तरफ से और मेहमान की तरफ से भी। इंशाअल्लाह ताला नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।